हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौतम की क्लास। तो आज मैं यूजी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए हिस्ट्री का 2023 का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो कि आपका एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2023 को। फर्स्ट सेमेस्टर वालों का एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 AD। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। प्रीवियस ईयर से आपके क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होकर जरूर आते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व करके जाइए। तो आइए हम फटाफट से इस क्वेश्चन पेपर के सभी आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर खंड ए में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 5 प्रश्न पूरे करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। तो आइए हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका पूछा गया था कल्हण। आपको कल्हण के बारे में लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा कल्हण ने राजतरंगिणी यानी राजाओं की सरिता नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ की रचना 12वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। कल्हण की राजतरंगिणी कश्मीर के प्राचीन इतिहास पर विस्तृत रूप में प्रकाश डालती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजतरंगिणी किससे संबंधित है, या किस राज्य से संबंधित है, या किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो आपको इसका उत्तर लिखना है कि यह कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। इस ग्रंथ में अशोक से लेकर 12वीं शताब्दी तक का राजनीतिक इतिहास लिपिबद्ध किया गया है। प्राचीन भारत में सबसे अच्छा इतिहास कल्हण द्वारा ही लिखा गया। वह कश्मीर का ब्राह्मण था। वह कश्मीर के राजा हर्ष के मंत्री का पुत्र था। उसने 1148 ईस्वी में लेखन कार्य प्रारंभ किया और इसे 2 वर्षों में उन्होंने पूर्ण किया था। उनकी कीर्ति राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था उपनिषद। आपको यहाँ पर उपनिषद के बारे में लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा वैदिक साहित्य में उपनिषदों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन उपनिषदों में कठ, प्रश्न, कैन, मुंडक, मांडूक, छांदोग्य, बृहदारण्यक आदि की गणना प्रमुख उपनिषदों के रूप में की जाती है। इन उपनिषदों से हमें वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का ज्ञान प्राप्त होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के ज्ञान के लिए उपनिषदों का अध्ययन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था सभा, समिति और विदत। आपको इसके बारे में लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में सभा व समिति के अधिकारों में वृद्धि हुई। सभा में बहुमत से निर्णय लिए जाते थे। यह न्यायालय का भी कार्य संपन्न करती थी। यह कार्य होता है सभा का। आपको सभा के बारे में इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद हम समिति के बारे में देख लेते हैं। समिति का स्वरूप केंद्रीय शासन की व्यवस्थापिका सभा के समान था। यह सभा से बड़ी जनता की संसद थी। केंद्रीय शासन और सेना पर समिति का अत्यधिक प्रभाव था। समिति के समर्थन पर ही राजा का भविष्य निर्भर करता था। समिति के विरुद्ध हो जाने पर राजा की स्थिति संकटपूर्ण हो जाती थी। संभव है इसका स्वरूप एवं कार्य पद्धति गणराज्यों की केंद्रीय समितियों जैसा ही रहा हो, जिसमें सैनिक एवं कुलीन वर्ण के प्रमुख व्यक्ति भाग लेते हो। संहिता और ब्राह्मण काल आते आते समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर विदत के बारे में। यह बुद्धिजीवियों की संस्था थी जिसका नाम था विदत। इसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति के साथ साथ विदत नामक एक अन्य संस्था का भी नाम मिलता है। अल्तेकर एक नाम था। इन्होंने इसकी उत्पत्ति विद, जिसका अर्थ होता है जानना, से लगाते हुए इसे विद्वानों की परिषद कहा है, जहां धार्मिक एवं दार्शनिक प्रश्नों पर विचार विमर्श होता था। प्रशासन में इसकी भागीदारी नहीं होती थी। R.S. शर्मा की दृष्टि में यह आर्यों की प्राचीनतम जनसभा यानी फोल्क असेंबली थी। उनके अनुसार इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही भाग लेते थे तथा यह सभी प्रकार के कार्यों जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक आदि को संपन्न करती थी। तो यह कार्य हो जाता है विदत का। इसके बाद आपको हर्यक वंश के बारे में लिखना है। इसका आंसर आप लिख सकते हैं हर्यक वंश, जिसका काल था 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक। इसकी स्थापना बिंबिसार, जिनका शासनकाल रहा 544 ईस्वी पूर्व से 493 ईस्वी पूर्व तक, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी हर्यक वंश की। इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
उन्होंने गिरिव्रज राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में नागदशक की निर्बलता से लाभ उठाकर गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसका आंसर आपको लिखना है उपनयन संस्कार। हिंदू धर्म संस्कारों में उपनयन संस्कार दसम संस्कार यानी कि 10वां संस्कार है। मनुष्य जीवन के लिए यह संस्कार विशेष महत्वपूर्ण है। इस संस्कार के अनंतर ही बालक के जीवन में भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस संस्कार में वेदारंभ संस्कार का भी समावेश है। इसी को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में वटुक को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है और यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। विशेषकर अपनी अपनी शाखा के अनुसार वेदाध्ययन किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी आ जाता है जिसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको 3 प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें से आपको 2 प्रश्न ही करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न होता है 7.5 अंक का। इसका उत्तर आपको 200 शब्दों में जरूर लिखना होता है। तो आइए हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थशास्त्र पर एक टिप्पणी लिखिए। आपको अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखनी है, तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। इसका आंसर आपको लिखना है चाणक्य के अर्थशास्त्र के रचनाकाल और उसके लेखक के संबंध में बहुत मतभेद है। जाली कीथ विंटरनित्ज जैसे विद्वान अर्थशास्त्र को चाणक्य की रचना नहीं मानते, जबकि श्याम शास्त्री, जेकोबी स्मिथ, काशी प्रसाद जायसवाल आदि विद्वान इस ग्रंथ को चाणक्य की ही कृति मानते हैं। जो भी हो, वर्तमान में यह मान्यता है कि अर्थशास्त्र चाणक्य की ही कृति है। अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण हैं और 180 प्रकरण हैं। ये आपको जरूर याद रखना है। इस ग्रंथ में श्लोकों की संख्या 4000 बताई गई है। श्याम शास्त्री के अनुसार वर्तमान ग्रंथ में भी इतने ही श्लोक हैं। चाणक्य के शासन का आदर्श बड़ा ही उदात्त था। उसने अपने ग्रंथ में जिस विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप प्रस्तुत किया है उसमें प्रजा का हित ही राजा का चरम लक्ष्य होना चाहिए। वास्तव में यह ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के ज्ञान के लिए बहुमूल्य सामग्रियों का भंडार है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के प्रति हर्ष के योगदान को रेखांकित कीजिए। हर्ष का बौद्ध धर्म के प्रति योगदान कन्नौज का धार्मिक सम्मेलन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। हर्ष ने कन्नौज में एक विशाल धार्मिक सम्मेलन का आयोजन फरवरी 643 ईस्वी में किया था। इसका उद्देश्य महायान संप्रदाय का विकास और प्रचार करना था। इस धर्म सम्मेलन में 18 देशों के राजा और हीनयानी, 300 ब्राह्मण और जैन धर्म को मानने वाले 3000 महायानी बौद्ध भिक्षु और 1000 बौद्ध आचार्य बुलाए गए थे। इस विशाल धार्मिक सम्मेलन का सभापति ह्वेनसांग को बनाया गया था। ह्वेनसांग स्वयं भी इस सम्मेलन में उपस्थित रहता था। इस सम्मेलन में ह्वेनसांग ने अन्य धर्मों एवं संप्रदायों की अपेक्षा महायान मत का प्रबल समर्थन किया। यह धार्मिक महोत्सव 18 दिन तक चलता रहा था। इस अवसर पर एक विशाल स्थायी विहार व स्तूप बनवाया गया जिसमें मनुष्य की ऊंचाई व आकृति के बराबर बुद्ध की एक स्वर्ण मूर्ति एक बहुत ऊंचे स्तंभ पर प्रतिष्ठित की गई। इसके अतिरिक्त लगभग 1 मीटर ऊंची बुद्ध की प्रतिमा भी निर्मित की गई जिसे प्रतिदिन धार्मिक जुलूस में निकाला जाता था। इसका मूर्ति छत्र हर्ष स्वयं उठाता था और मूर्ति को धोकर उसे अपने कंधों पर उठाकर उसे स्तंभ तक ले जाकर प्रतिष्ठित करता था। तत्पश्चात हीरे मोतियों से जड़ित अनेक रेशमी वस्त्र इस अद्वितीय प्रतिमा को अर्पित किए जाते थे। इस धार्मिक सम्मेलन में महायान बौद्ध धर्म को उच्चतम और सर्वश्रेष्ठ धर्म घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त इसी सम्मेलन में ह्वेनसांग को महायान का सर्वश्रेष्ठ विद्वान घोषित करते हुए उसे महायान देव और मोक्ष देव की उपाधियों से विभूषित किया गया था। तो बौद्ध धर्म के प्रति हर्ष के इस प्रकार से आप योगदान का उल्लेख कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुल सिद्धांत को समझाइए।
यहाँ पर अग्निकुल या अग्निकुंड आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आपको एक ही उत्तर लिखना है। आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है अग्निकुंड का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है इसके बारे में आपको लिखना है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में लिखा है। वशिष्ठ मुनि ने राक्षसों से देवताओं की रक्षा करने के लिए अग्नि से परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान नाम से 4 प्रसिद्ध राजपूत वंशों को उत्पन्न किया था, परंतु अग्निकुंड से मानव उत्पन्न हुआ है। यह सिद्धांत कपोल कल्पित है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इसे केवल कल्पना मात्र मानते हैं। सीवी वेद चंद्रबरदाई की कथा को संदिग्ध मानते हैं, क्योंकि किसी प्राचीन ग्रंथ में ऐसे यज्ञ का वर्णन नहीं मिलता है जिसके अग्निकुंड से प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहानों की उत्पत्ति हुई हो। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन सी आ जाता है, जिसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 3 का ही उत्तर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होता है। तो इन सभी क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में केवल क्वेश्चन बता देता हूँ कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 पूछा गया था। हड़प्पाई संस्कृति में शहरी सभ्यता के तत्वों का मूल्यांकन कीजिए। उसके पतन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है अशोक के धम्म की प्रकृति की विवेचना कीजिए। क्या वह मौर्यों के पतन के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंदुओं के रीति रिवाज तथा मान्यताओं पर एक निबंध लिखिए। नेक्स्ट पूछा गया था तुर्कों से राजपूतों की पराजय के पीछे क्या कारण थे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके एग्जाम में पूछा गया था हिंदू समाज में 16 संस्कारों, पुरुषार्थ और आश्रम व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। तो यह आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर था। आपके एग्जाम में इनमें से रिपीट होकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप पूरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व जरूर करके जाएं। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।